6 महीने बाद अभी अभिमन्यु अपनी दादी के रूम में था, जहाँ पिछले कितने मिनटों से उसकी दादी बार बार उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी, जिसके बारे में अभिमन्यु ने उनसे बताया था कि वह उसे डेट कर रहा है। उस लड़की को अब तक ना आया देख अभिमन्यु की दादी उससे पूछती है, तूने तो कहा था तेरी कोई खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे आज मिलना चाहती थी, पर वह तो अब तक नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी बूढ़ी दादी को बेवकूफ़ बना रहा है? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, आप रुको। अपनी दादी को समझाने के बाद अभिमन्यु उस कमरे से बाहर निकल साइंटिस्ट प्रणब चटर्जी को कॉल लगा देता है, जिससे उसने अपने लिए वाइफ बनाने के लिए बोला था। फ़ोन लगाते ही अभी प्रणब चटर्जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही अभिमन्यु थोड़ा गुस्से में बोलता है, अंकल क्या आपको पैसे कम लग रहा है? आप मुझसे और पैसा चाहते हैं तो सीधे सीधे बोल दीजिए, इतना टाइम खींचने की ज़रूरत नहीं। अभिमन्यु को ऐसे गुस्से में देख दूसरी तरफ से बात कर रहे प्रणब चटर्जी उससे कुछ बोलते हैं, जिसे सुनकर अभिमन्यु शांत हो जाता है। फ़ोन पर अभी प्रणब चटर्जी अभिमन्यु को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो उसके बनाए उस रोबोट को सही रखने के लिए फॉलो करना ज़रूरी है। अभी अभिमन्यु प्रणब चटर्जी से बात ही कर रहा था कि तुरंत पीछे से उसका असिस्टेंट आप बोलता है, बॉस वह आपकी रोबोट वाइफ नहीं, सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड आ गई है। असिस्टेंट की ऐसी बात सुन तुरंत से अभिमन्यु आगे आ उसकी गर्दन पकड़ उसे दीवार से सटा देता है। पहले तो घबराया असिस्टेंट अब और घबरा जाता है। असिस्टेंट की गर्दन पर अपने हाथ को कसते हुए अभिमन्यु थोड़ा गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, भूल कर भी यह रोबोट शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए, पर लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। अभिमन्यु को ऐसे गुस्से में देख असिस्टेंट अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए बोलता है, सॉरी सर, अब से नहीं होगा। असिस्टेंट की ऐसी दशा देख अभिमन्यु उसका कॉलर छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी दादी के कमरे की ओर चला जाता है, जहाँ उसकी रोबोट गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु तुरंत से अपनी दादी के कमरे में आता है। सामने का नज़ारा देख अभिमन्यु चौंक जाता है। अभी उसकी दादी अपने सामने खड़ी उस लड़की से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। उस लड़की ने अभी साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल उसके कमर तक लंबे थे। देखने में वो लड़की अभिमन्यु को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके ऐसे फिगर को देखकर कोई भी बोल नहीं सकता था कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि रोबोट है। उस लड़की को ऐसे देख अचानक से अभिमन्यु के दिमाग में यह बात ध्यान आता है। वह तुरंत से अपनी दादी के पास आता है। पीछे से देखने के बाद अभिमन्यु जितना चौंका नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा उस लड़की को सामने से देखने पर अभिमन्यु चौंक जाता है। वह लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी गहरी झील सी आंखें जिसमें कोई भी डूबने को चाहे। सामने से उस लड़की को देख अभिमन्यु की हार्ट बीट की रफ्तार बढ़ने लगती है। कुछ सेकंड के लिए अभिमन्यु उस लड़की में खो गया था। अभिमन्यु उस लड़की को देखने में लगा था कि तभी उसकी दादी की नज़र उस पर जाती है। अभिमन्यु को ऐसे उस लड़की की तरफ देखते देख उसकी दादी बोलती है, कहाँ से लाया इतनी सुंदर बहू तू मेरे लिए? बहू। अभिमन्यु उस लड़की को देखकर कंफ्यूज था कि क्या यह लड़की सच में रोबोट है? क्या यह वही है जिसे प्रणब चटर्जी ने भेजा है? क्योंकि उस लड़की को देखकर वो रोबोट कहीं से नहीं लग रही थी। माँ जी आपको थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। पीछे की इस आवाज़ पर सभी का ध्यान जाता है तो गेट पर अभी साइंटिस्ट प्रणब चटर्जी और अभिमन्यु के पिता रमन सिंघानिया थे। दादी तू कहना क्या चाहता है? प्रणब चटर्जी, अरे दादी वो तो मैं यह कहने की कोशिश कर रहा था कि यह मेरी बेटी है धवी। प्रणब चटर्जी दादी को समझाते हुए बोलते हैं, पर उसकी यह बात सुन दादी और चौंक जाती है, क्योंकि सभी को पता था प्रणब चटर्जी का कोई बच्चा नहीं था। फिर यह कैसे हो सकता है? सभी प्रणब चटर्जी की ओर घूरते हुए देख रहे थे और अभिमन्यु उस लड़की की ओर। उस लड़की को पूरी तरह से घूरने के बाद अभिमन्यु यह समझ गया था कि यह कोई लड़की है, रोबोट नहीं। इसलिए अभिमन्यु को गुस्सा आता है। प्रणब चटर्जी आखिर उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं? अभिमन्यु, दादी मुझे अंकल और धवी से कुछ बात करना है, आप थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मैं अभी आता हूँ। अभिमन्यु का ऐसे रिएक्शन किसी को समझ नहीं आता। वही रमन अपने दोस्त को आंख मारते हुए ऑल द बेस्ट का इशारा करते हैं। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु के कमरे में अभिमन्यु, अंकल क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई थी? मैंने आपसे रोबोट बनाने के लिए बोला था, जिसे मैं अपनी दादी से मिलवाने वाला था, पर आप लड़की लेकर आ गए। क्या आपको लगता है आपने एक खूबसूरत लड़की लाकर मेरे सामने रख दिया तो मैं मान जाऊंगा?
अभिमन्यु यह बात बहुत गुस्से में बोलता है, पर उसकी यह बात सुनते ही प्रणब चटर्जी हंसने लगते हैं। वही धवी अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए खड़ी थी। प्रणब चटर्जी को ऐसे हंसते देख अभिमन्यु को काफ़ी गुस्सा आता है। यह बात प्रणब चटर्जी भी महसूस करते ही शांत हो जाते हैं। वह खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, पर बेटा, मैंने तो वही बनाया जो तुमने कहा था। अब मेरी बनाई रोबोट इतनी खूबसूरत है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। प्रणब चटर्जी को ऐसे हंसते हुए यह सब बोलते देख अभिमन्यु को काफ़ी गुस्सा आता है। वह प्रणब चटर्जी की बात को सुनने के बाद अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखते हैं जो अभी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए खड़ी थी। अरे बेटा, क्या तुम्हें सब में यह एक लड़की लग रही है? रुको, मैं दिखाता हूँ। अभिमन्यु को खुद की बातों पर ना यकीन करता देख तुरंत से प्रणब चटर्जी उस लड़की के हाथ को पकड़ उसे थोड़ा रगड़ते हैं तो तुरंत उसके हाथों में से बैटरी रखने के आकार में कोई मशीन निकलता है। यह सब देखते हुए अभिमन्यु काफ़ी हैरान था। यह सब एक लड़की के अंदर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह सच में एक रोबोट है। प्रणब चटर्जी, धवी, मैं चाहता हूँ तुम अभिमन्यु को अपनी गोद में उठाकर एक कमरे के 4 चक्कर लगाओ। जी प्रोफेसर। प्रोफेसर की यह बात सुन अभिमन्यु चौंक जाता है। वो उस लड़की की ओर देखता है जो उसके तरफ ही आ रही थी। अभिमन्यु उस लड़की को देख अपने पैरों को और मजबूत कर लेता है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता धवी पर। वो प्रणब चटर्जी के बोले अनुसार अभिमन्यु को 4 बार लेकर उस कमरे में घूमने के बाद वापस से उसकी जगह पर आके खड़ा कर देती है। यह सब देख अभिमन्यु हैरान था। उसका वेट कैसे भी करके इस लड़की से दोगुना था और अभी अभी इस लड़की ने उसे लेकर इस कमरे के 4 चक्कर लगाए थे। यह सब तो यही साबित होता है कि वो रोबोट है। प्रणब चटर्जी, मैंने इस रोबोट को बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा था कि तुम्हारे साथ कहीं भी समाज में खड़ी हो तो तुम्हारी बदनामी ना हो सके। इसलिए बात को ध्यान में रखने की वजह से ही यह इतनी खूबसूरत है कि जो भी इसे एक बार देखेगा वो दोबारा ज़रूर देखेगा। अंत में अपने रोबोट को पूरी तरह अभिमन्यु के सामने दिखाते हुए प्रणब चटर्जी अपनी बात रख देते हैं। अभिमन्यु उस रोबोट के डेमो से काफ़ी खुश हुआ था। अभिमन्यु को इस बात पर पूरा तरीका से यकीन हो गया था कि जब वह इस रोबोट को एक रोबोट ना समझ के एक लड़की समझ रहा है तो उसकी दादी कभी भी यह बात समझ नहीं पाएंगी। अभिमन्यु, थैंक यू अंकल, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से मिटा दिया। प्रणब चटर्जी के बनाए उस रोबोट से पूरी तरह से इम्प्रेस होने के बाद अभिमन्यु प्रणब चटर्जी के हाथ में 5 करोड़ का चेक थमा देता है। प्रणब जी भी बिना कोई देरी किए अभिमन्यु से वह चेक ले लेते हैं क्योंकि यह उसकी मेहनत की कमाई थी। रमन सिंघानिया ने जो पैसा प्रणब चटर्जी को दिया था वह उन्होंने अपने असिस्टेंट मानसी को दे दिया था। प्रणब चटर्जी, बेटा, मेरी यह रोबोट तुम्हारे हर काम में आ सकती है। तुम चाहो इससे अपने बिजनेस के लिए मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स करवा सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सी डाटा इंस्टॉल किए हैं। यह तुम्हारी दादी के लिए परफेक्ट बहू के साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक परफेक्ट पत्नी साबित होगी। पर तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना होगा, यह गलती से भी पानी से ज़्यादा वक्त तक ना भीगे, वरना इसकी बैटरी डेड हो सकती है और इसके सिर पर लगी माइक्रोचिप भी काम करना बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में शायद से यह रोबोट तुम्हारी किसी काम का ना हो। अभिमन्यु, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। ऑफिस के काम करने के लिए मैं और मेरे हज़ारों एम्प्लॉय हैं। आपकी बनाई गई यह रोबोट बस मेरी दादी का ख्याल रखे, मेरे लिए यही काफ़ी है। प्रणब चटर्जी चाहते थे कि अभिमन्यु उस रोबोट से अपनी सारी काम करवाए, पर अभिमन्यु इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह बस इस रोबोट को अपनी दादी के लिए चाहता था। प्रणब चटर्जी ने अभिमन्यु को उस रोबोट के बारे में सारी डिटेल्स दे दी। प्रणब चटर्जी ने अभिमन्यु को यहाँ तक बताया कि उस रोबोट की वह स्विच कहाँ है जिसे दबाने से वह पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। अभिमन्यु सब कुछ जानने के बाद उस रोबोट की ओर देखता है जो अभी उसके सामने बिना कुछ बोले अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए खड़ी थी। अभिमन्यु, मुझे आशा है तुम्हारा दिया हुआ काम तुम अच्छे से करोगी। धवी, बिल्कुल मिस्टर हबी, आपकी कही गई बात सराखों पर। अभिमन्यु उस रोबोट के ऐसे हबी बोलते देख दंग रह गया था। लगता है प्रोफेसर ने इस रोबोट के अंदर सारे गुण भर दिए हैं। अभिमन्यु उस रोबोट के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए उसे अपने पीछे चलने का इशारा कर अपनी दादी के पास ले जाकर उनकी देखभाल करने का आदेश देकर वहां से अपनी ऑफिस चला जाता है। वही धवी दादी के पैरों को दबाते हुए
उसके सेवा करने लगती है। शाम के वक्त जब अभिमन्यु अपने ऑफिस से वापस आता है तो उसके घर के लिविंग रूम में अभी पंडित जी के साथ साथ उसकी दादी, डैडी और धवी बैठे हुए थे। अभिमन्यु को देखते ही दादी अभिमन्यु को अपने पास बुलाती हुई उसे धवी के साथ बैठाते हुए पंडित जी से बोलती है, पंडित जी, जरा आप मेरे पोते और पोता बहू की कुंडली मिलाकर बताइए, इनका जीवन कैसे गुजरने वाला है। दादी की यह बात सुन पंडित जी उन दोनों का हाथ मांगते हैं। अभिमन्यु बिल्कुल भी इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, पर वह अपनी दादी को ना नहीं बोल सकता था। वही धवी के अंदर एक परफेक्ट बहू का गुण भरा हुआ था, इसलिए दादी की बात मानते हुए उसने पंडित जी को प्रणाम करते हुए उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। पंडित जी दोनों के हाथों की रेखा को देखते हैं। पंडित जी जैसे जैसे उनकी रेखा देखते जा रहे थे वैसे वैसे पंडित जी का चेहरा सख्त होता जाता है। पंडित जी के चेहरे को देखते हुए दादी और रमन सिंघानिया काफ़ी चिंता में आ जाते हैं। दादी, क्या हुआ पंडित जी, आप इतना चिंता में क्यों दिख रहे हैं। पंडित जी, माता जी, मुझे कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, पर आपकी पोता बहू के जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं है। पंडित जी का इतना बोलना था कि तभी तुरंत ही दादी और रमन जी सोफे से उठ जाते हैं। उनके ऐसे उठते देख धवी भी उठ जाती है, क्योंकि उसके अंदर संस्कारी बहू का गुण भरा था। वह अपने बड़ों के सामने ऐसे बैठ नहीं सकती थी। वही बैठा अभिमन्यु उस पंडित को गुस्से से घूरे जा रहा था। उसे पता था धवी एक रोबोट है, तो फिर इसका जीवन कम और ज़्यादा कैसे। क्या रोबोट को लोग अपने हिसाब से नहीं रख सकते थे। अभिमन्यु, दादी, आप भी कहाँ इन ढोंगी बाबाओं के बातों में ध्यान देती हो। यह बस लोगों को ठगने का काम करते हैं, इनके पास कोई विद्या नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, मार्केट में ऐसे हजारों बाबा हैं जो लोगों से पैसे ऐंठने के लिए इनसे कई ज़्यादा तरह की बातें बना उन्हें डराते हैं। यह भी उन्हीं में से कोई एक लगता है। पंडित जी, काश तुम्हारी बात सच होता बेटा, और जो मैं देख रहा हूँ वह मेरी विद्या ही गलत बता रही। बाकी माता जी, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आपको जो भी करना है जल्दी जल्दी में निपटा दीजिए, क्योंकि आपकी पोता बहू की उम्र ज़्यादा दिनों की नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन यह सब कुछ चल पाएगा। पंडित जी और अभिमन्यु के बीच के इस विवाद को देख दादी गुस्से में अभिमन्यु को बहुत डांटती है। दादी धवी को काफ़ी पसंद करने लगी थी। कुछ ही घंटों में दादी को यकीन था कि धवी उसके घर को परिवार बना सकती है, इसलिए वह तुरंत से पंडित जी के पैर जाकर पकड़ लेती है। दादी कैसे भी करके धवी को बचाना चाहती थी। दादी, ऐसा कुछ नहीं जिसका कोई तोड़ नहीं। मुझे पता है पंडित जी, आपके पास इसका कोई तोड़ जरूर होगा। अब प्लीज़ मेरे पोता बहू को बचा लीजिए। मेरा पोता उसे बहुत प्यार करता है, उसे इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। दादी की ऐसी बात सुन अभिमन्यु चौंक जाता है। भला इस लड़की को वह कब से प्यार करने लगा। यह दादी क्या बोल रही है। खैर जो भी हो, अभिमन्यु अभी अपनी दादी को कुछ नहीं बोलना चाहता था जिससे वह हर्ट हो जाए, इसलिए वह शांत रहता है। वही दादी की बात सुन पंडित जी अभिमन्यु और उस रोबोट की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है। पंडित जी, क्षमा करें माता जी, पर आपकी पोता बहू का बचाने का अभी मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके पोते ने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने किसी जीवित आत्मा को उसके शरीर से अलग की है। उसका भुगतान उसे भुगतना होगा। पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा, अगर वक्त से पहले आपके पोते को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो शायद नुकसान कुछ कम होगा, वरना अंत में आपके पोते के आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह सब बोलने के बाद पंडित जी सिंघानिया हाउस से चले जाते हैं। उन्होंने कोई दान दक्षिणा भी नहीं लिया, ना ही किसी से कोई और बातें की थी। पंडित जी के चले जाने के बाद लिविंग रूम में अभी दादी और रमन जी अपने सिर पर हाथ रखे बैठे थे। वही धवी, जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता था, वह चुपचाप से बैठी थी। वैसे अभी अभिमन्यु का गुस्सा तो आसमान छू रहा था। वो अभी जाकर उस पंडित को मारना चाहता था, जिसकी वजह से अभिमन्यु का सारा बनाया प्लान फिर से बिगड़ते हुए दिख रहा था। आपको क्या लगता है, क्या मतलब था पंडित जी की बातों का? क्या अभिमन्यु को होगा अपनी गलती का पहचान? इस कहानी का आगे का भाग सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।